जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। BHIC 134 यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, इसकी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइस, जब आधुनिक भारत के इतिहास की बात होती है और उसमें 1857 की जो क्रांति रही, 1857 को जो विद्रोह था, उसकी बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 का जैसे मैंने बताया था आपको कि 1857 की क्रांति को हम एक सेपरेट वीडियो लेंगे, उसमें कवर करेंगे। साथ ही जो मैंने बताया था आपको कि हम सैम्पल पेपर कवर कर रहे हैं, जो गैस पेपर है उसको कवर कर रहे हैं। लगभग 2-3 गैस पेपर थे वो, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़े जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट थे, लगभग 8-9 क्वेश्चन थे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एक एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन भी हैं। जैसे उसमें बताया गया है कि जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं उनका आपको वो करना था, पूरा व्याख्या करनी थी। तो उसमें हमने 3-4 लड़ाई या 4-5 लड़ाई के बारे में देखा था, तो वो उनका अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन भी हैं, साथ ही काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने सभी को कवर करा है बहुत ही अच्छे से, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 का विद्रोह रहा, जो 1857 की क्रांति, उसके पूरी डिटेल में। इसका हमने पहले एक पॉइंट इसका देख लेता, जो कि था कि 1857 की विफलताओं, यानी 1857 का जो विद्रोह रहा वो इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बावजूद भी क्या कारण रहे कि वो असफल रहा। तो असफलता के कारण हमने पहले ही देख चुके हैं, इसमें भी आएंगे, थोड़ा सा देख लेंगे उस टाइम। बाकी यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको 1857 की क्रांति के बारे में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में कंप्लीट एक छोटा सा जो है देखते हैं इसको। चलिए, 1857 का विद्रोह, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह रहा, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। ठीक है, विद्रोह। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी, यानी एक तरीके से इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और ये लगभग सफल हुआ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से असफल रहा, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन यानी जो भारतीय सिपाही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री में थे, सैन्य आर्मी में थे, उनके द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें हासिल हुई और बाद में समाज के विभिन्न तबके इसमें शामिल हुए। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, इसी कारण इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये कई जो है इसमें कई शासक भी, जो शासक थे रियासतों के, वो भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, सेना, जो भारतीय लोग थे सैनिक, वो भी शामिल हुए। साथ ही जो अन्य लोग थे, जैसे गांव के लोग, महिलाएं, बहुत से तबके इसमें शामिल हुए। सिपाही विद्रोह भी इसे बोलते हैं ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। भारतीय विद्रोह इसको बोला जाता है, महान विद्रोह इसको बोला जाता है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। 1857 के विद्रोह भी बोलते हैं, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी इसको बोला जाता है। चलिए, यहाँ पर इसके हमने नाम के बारे में जाना। अब देखते हैं विद्रोह के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, राजनीतिक कारण पे पहले यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति के कारण, पहला जो कारण है वह है अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति रही। ठीक है, ये यानी जो व्यापकता का सिद्धांत था, जो लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प सिद्धांत था और लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, तो इस तरीके की जो विस्तारवादी नीति थी, उनके कारण कहीं ना कहीं जनता आक्रोश में आई, जनता को गुस्सा आया, जनता का गुस्सा भड़का और शासकों का गुस्सा भड़का, जिनसे रियासतों का पूरा जो है कार्यभार, पूरा शासन छीन लिया जा रहा था। तो इस कारण जो है कहीं ना कहीं स्थिति बदली। बड़ी संख्या में भारतीय बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया था, जिसके जैसे जैसे ऊपर बात करी हमने, नई नई सिद्धांत ला रहे थे, नई नई नीतियाँ लाई जा रही थी, जिसके कारण कुछ भी बताकर उन शासकों से उनकी गद्दी छीन ली जाती थी, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय उठने लगा।
यानी जो शासक के परिवार थे उनके मन में भी जो ही कहीं ना कहीं भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने सोचा कि इसको उखाड़ फेंकना ही बेहतर है, इस शासन को, अंग्रेजी शासन को। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। डलहौजी ने अपने व्यापकता के सिद्धांत का, जो उसकी डलहौजी की राज्य हड़प की नीति थी, उसके सिद्धांत के पालन करते हुए सतारा, नागपुर, झांसी, जबलपुर इस तरह की रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पर उन्होंने अपना शासन हत्या लिया था अंग्रेजों ने। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था, जिसमें अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्रवाई ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित किया। यानी देखिए क्या था, अवध पर जो है राज्य हड़प की जो नीति थी, यानी जो व्यापकता का सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत होता क्या था कि जिस शासक का कोई पुत्र नहीं होता था तो उसको किसी अन्य पुत्र को गोद लेकर या किसी अन्य बच्चे को गोद लेकर उसका उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये नीति कहीं ना कहीं अवध पर लागू नहीं हो सकी। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए अवध को हत्याना, अवध का शासन प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला था। तो जिस कारण उन्होंने एक अलग इस पर मनमाने तरीके से चीज़ को थोप दिया कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो शासन है वो अच्छा नहीं हो रहा है, कुशासन के आधार पर यहाँ से हम सत्ता छीन रहे हैं और राजा को उसके पद से हटा रहे हैं। तो इस तरह की नीति अपनाई उन्होंने। व्यापकता का सिद्धांत हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा ही था, ठीक है। व्यापकता का सिद्धांत हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वीडियो जो हमने बनाई है उन पर देख सकते हो। ये तो बहुत थोड़ा है, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया है। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे, तो राजनीतिक कारण हमने ऊपर जाने, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या रहे चले देखते हैं। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार यानी अमानवीय व्यवहार किया, ठीक है, यानी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं औद्योगिक आविष्कार का असर भारतीय समाज पर अलग ही दिखता था, स्पष्ट दिखता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम में हिंदू कानून को बदल दिया गया। यानी ये कहा गया कि अगर कोई देखो, हिंदुओं में कानून था कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू हो और जो अगर वो अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी ईसाई धर्म में या अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको माता पिता के द्वारा बेदखल कर दिया जाता था संपत्ति से। लेकिन यहाँ पर 1850 का कानून में 1850 में एक अधिनियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम अधिकार थे, यानी जो सत्ता यानी जो उसका अधिकार थे, उसके जो वंश को मिलने वाले थे उसको बरकरार रखा। और ये कानून बनाया कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो तब भी उसको संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा, माता पिता उसको संपत्ति से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका सीधा असर इसका सीधा जो कारण था वो ये था कि ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देना। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी, यानी जो भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनको पद में बढ़ोतरी हो जाती थी, उनको नौकरी दे दी जाती थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दे दी जाती थी, उन्हें कई जगहों पर छूट दे दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को अपनी सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को ये संदेश होने लगा कि अंग्रेज़ तो अपनी जो है ईसाई धर्म को यहाँ पर परिवर्तित करना चाहते हैं, पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहते हैं। ये स्पष्ट दिखने लगा। सती प्रथा तथा अन्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। देखिए, हालांकि ये जो सभी कानून बनाए गए, जैसे कन्या भ्रूण हत्या को खत्म किया गया, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को वैध किया गया, लीगल किया गया, हालांकि ये कहीं बहुत ही अच्छे जो है काम किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन इनके पीछे जो मंशा थी, जो दृष्टिकोण था ब्रिटिश सरकार का, वो ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करना चाह रहे थे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म को बिल्कुल परिवर्तित करना चाहते थे। हिंदू धर्म में जो लोग थे उनको, या भारतीय धर्म को ख़त्म कर ईसाई धर्म उन पर थोपना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों ने ये समझा कि यहाँ की जो हमारी जो परंपराएं चलती आ रही हैं पीछे टाइम से, वो अंग्रेज़ लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं और ख़त्म
करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए पश्चिम तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादियों के को सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं कारण बनी 1857 के विद्रोह का। ठीक है, आगे देखते हैं हम सैन्य कारण क्या रहे जो कि उस टाइम के तत्कालीन कारण थे। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह माना जाता है, और सिपाही विद्रोह इसलिए माना जाता है जो इस चीज़ के हम बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि तत्कालीन कुछ कारण रहे सेना के बारे में जिसके कारण सेना में आक्रोश उत्पन्न हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 85-87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। यानी जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, वो लगभग 87%, लगभग 90%, आप इसमें मान के चलिए कि 90% सैनिक भारतीय थे, लेकिन फिर भी उन्हें ना तो कोई बड़ा पद दिया जाता था, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवस्था जो है व्यवहार होता था, साथ ही उनको न तो कोई पद उन्नति मिलती थी। यदि वो कोई भी अच्छा काम करते थे, कैसी भी वो अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हों, तब भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती थी, यानी पद उनको जो है प्रमोशन नहीं दिया जाता था, या कोई विशेष सुविधाएं जो अंग्रेजी सैनिकों को मिलती थी वो नहीं दी जाती थी। साथ ही जो उनका वेतन था वो भी उनसे कम था। तो सभी चीज़ में उन्हें पिछड़ा या भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन भुगतान किया जाता था, और उनसे अपने घरों में से दूर क्षेत्र उन्हें जो है अपने घरों से दूर क्षेत्रों पर काम करने भेजा जाता था। और उस टाइम ये धारणा थी कि यदि समुद्र पार अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसका हिंदू धर्म से अगर कोई व्यक्ति है और वो समुद्र पार करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरीके की धारणा थी, और उस टाइम जो अंग्रेजी लोग थे वो भारतीय सैनिकों को दूर दूर भेजते थे, उनके घर से दूर समुद्र पार भी बहुत से बार भेजते थे। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ, ये कारण रहे सेना में आक्रोश के। साल 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार भेजा जाना पड़ सकता है और उसे जाना होगा। तो इस तरीके के जब कानून बना दिए गए तो सेना में आक्रोश जागा, और उन्हें पता चला कि भाई ये तो हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हो। धर्म के मामले में तो आपको पता ही है भारतीय लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। चलिए इसमें देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग की थोड़ी सी बारे में डिटेल दी गई है। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम जो राजा या जो गवर्नर जनरल थे वो यही थे, इनके हाथ में सारी शासन व्यवस्था थी। साल 1858 में भारत का पहला वायसराय यही बने, और उस सॉरी एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ। चलिए, उसके कार्यकाल में लॉर्ड कैनिंग के उसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, यानी जो घटनाएं हुई वो निम्नलिखित हैं। 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में वो सक्षम हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया जिसमें भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत जैसे मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति जो थी वो व्यापकता का सिद्धांत लागू किया गया था। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था, और आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता का परिचय हुआ, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का जो है अधिनियमन हुआ। साथ ही भारतीय दंड संहिता 1858 ये भी चीज़ें बनी। तो ये कारण रहे कहीं ना कहीं, इससे पहले जो हमने ऊपर कारण देखे थे वो कारण रहे सैन्य कारण। अब देखते हैं तत्कालिक कारण क्या रहे, वो भी सैन्य से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह ये फैल गई कि नए एनफील्ड राइफल जो दी गई थी, जो नई एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल अब किया जाना था, तो उनमें कारतूस इस्तेमाल होता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था। और आपको पता है गाय जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र मानी जाती है, उसको पूजनीय है ये। और साथ ही सूअर जो है मुस्लिम धर्म में बहुत ही बुरी चीज़ और बहुत ही गंदी चीज़ को माना जाता है, और यहाँ पर उसकी चर्बी की बात हो रही थी। तो कहाँ कैसे भारतीय लोग इसके बारे में जो है सुन सकते थे या बर्दाश्त कर सकते थे। सिपाहियों को इन राफेलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि गाय एक तरफ गाय था और दूसरी तरफ सूअर, तो दो कारण रहे, दोनों के धर्म प्रभावित इससे थे। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया तथा ले गए, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर
आशंकित फैल गई, यानी संदेह फैल गया, एक तरीके से डाउट फैल गया चारों तरफ, अफवाह फैल गई कि हो सकता है जो ये कारतूस हमें दी जा रहे हैं इनमें भी हो, इनमें भी हो, तो सब सोचने लगे इस बारे में। मार्च 1857 को नए एनफील्ड राइफल जो थी उनके प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे जो थे, जो कि काफ़ी बड़े एक अच्छे सैनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी को पर हत्या कर दी और उनकी गोली मार कर हत्या कर दी थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई सजा इसका एक कारण, और 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 साल की सजा सी गई। यानी जो लोग जिन्होंने सैनिकों ने इस चीज़ का विरोध किया था उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई। विद्रोह का केंद्र का, यानी कौन कौन से क्षेत्र विद्रोह के केंद्र रहे जहां पर विद्रोह ज़्यादा भड़का। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमा तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला शामिल थे। लखनऊ यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ पर लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो केंद्र था वो कानपुर था। विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। दूसरा है फिर अगला झांसी में 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद उनका जो दत्तक पुत्र था उसे जो है झांसी का सिंहासन पर बैठने नहीं दिया जा रहा था, जो व्यापकता के सिद्धांत आ रहा था। ग्वालियर में झांसी की रानी बाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे ने इनका साथ दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं विद्रोह के केंद्र बने। बिहार है फिर इसी तरीके से। दमन और विद्रोह, तो जो विद्रोह हुआ उसका दमन किस प्रकार हुआ और विद्रोह किस तरीके से चला, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, 1857 का विद्रोह 1 साल से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबाया गया, यानी 1.5 साल के बाद लगभग इसको दबाने पड़ा, यानी 1 साल इसमें लगा लगभग। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शासित शांति की घोषणा की गई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इनके बारे में और जानकारी दी गई कि विद्रोह के स्थान कौन कौन से थे, उस टाइम भारतीय नेता वहाँ पर कौन था और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया उस क्षेत्र में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था जो विद्रोह के केंद्र थे, बस वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। विद्रोह की विफलता के कारण, जैसे कि मैंने बताया कि इस पर सेपरेट मैंने वीडियो बनाई है और काफ़ी सारे इसमें कारण थे। हालांकि शायद इसमें देख लेते हैं कितने, इसमें थोड़े से ही कारण दिए गए हैं, तो ये काफ़ी नहीं होंगे। इसमें आपको एक नई वीडियो जो मैंने बनाई इससे पहले एक अच्छी सेपरेट वीडियो है जिसमें बहुत सारे कारणों की बात की गई और डिटेल में इस पर बात की गई है। तो हो सकता है हो सकता है बिल्कुल इसी पर आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी विफलताओं के क्या कारण रहे, तो उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ सकता है, इसलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई। और इसीलिए मैंने 1857 की क्रांति पर भी वीडियो बनाई कि शायद हो सकता है आपसे पूछ ली जाए कि 1857 की क्रांति पर जो है व्याख्या कीजिए या चर्चा कीजिए, विस्तृत में चर्चा कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसमें अच्छे से बनाकर लिख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल इसमें आप तक पहुंचा दी है। विद्रोह के क्या परिणाम रहे, लास्ट चीज़ें थोड़ी देख लेते हैं इनको। कंपनी शासन का अंत हुआ। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना हुई। एक तरीके से हमारी तरफ से, यानी जो लोग लड़ रहे थे वो क्या चाहते थे, उनकी मंशा क्या थी कि कंपनी शासन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था, उन्हीं के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर शोषण हो रहा था, उन्हीं के ज़्यादा नई नई नीतियाँ लाकर राज्य हड़प और राज्य जो नए नए प्रांत थे वो हड़पे जा रहे थे, नई नई रियासतें थी वो हड़पे जा रही थी, नई नई शोषण करने के तरीके कंपनी के द्वारा ला रहे थे और कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे लोगों के साथ। तो मेन मोटिव जो था हमारा कि कंपनी का शासन खत्म हो जाए, वो उसमें हमें सफलता मिली। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना, और क्योंकि उसके बाद जब कंपनी
को संभालना मुश्किल हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना भेजी, अपनी ब्रिटिश सरकार ने हेल्प भेजी थी, तब इसको कंट्रोल करने में सहायता मिली थी। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया, जो औपनिवेशिक शासन था कंपनी से छीन कर। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन यहाँ पर फिर स्थापित हुआ। ब्रिटिश राज ने यहाँ फिर इसके बाद कंपनी शासन खत्म और रानी का शासन स्थापित हो गया था, यानी सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन भारत चला गया था। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी और भारतीय शासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा था। और भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। इसके बाद फिर भारत का जो कार्यकाल था और देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया, ना कि कंपनी जैसी संस्थाओं के हितों को पूरा करने के लिए। पूरे तरीके से देश की सभी चीज़ों को चूज़ कर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा धन कर ले जाने के लिए। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। अब तो उन्हें करना ही था, क्योंकि स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी और जैसे कि उन्हें पता है कि धर्म के मामले में भारतीय लोग नहीं सुनते, वरना यहाँ से तहस नहस कर देंगे सब चीज़ें। तो इस कारण उनको यहाँ पर एक वादा करना पड़ा कि अब से जो ब्रिटिश लोग हैं वो किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। प्रशासनिक परिवर्तन क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर, पद तो वही रहा, नाम उसका बदल दिया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई और दोबारा उन्हें जो है शासन पर बिठा दिया गया और इन्हें माना गया कि इन्हें इतना सम्मान दिया जाएगा जिस तरीके से ब्रिटेन की रानी को दिया जाता है। व्यापगत के सिद्धांत को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। व्यापगत का सिद्धांत खत्म हुआ। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्र जो थे उन्हें अपने पद सौंपने की छूट दे दी गई। ठीक है। सेना का पुनर्गठन हुआ। जो सेना थी उसका पुनर्गठन हुआ। अब पहले क्या था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, 87 से लगभग 90% जो जनसंख्या थी सेना में वो भारतीय थी। अब जो तादाद रही वो ज़्यादा सेना की, ब्रिटिश सेना की करी। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई। निर्णय लिया गया ये निर्णय लिया गया था, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में था। यानी जो शस्त्र के जो स्टोरेज एरिया था जहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे ज़्यादातर, तो वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश सेना का जो है आधिपत्य, या ब्रिटिश सेना को जो है वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट किया गया। ठीक है। सिर्फ ब्रिटिश सेना वहाँ पर रहेगी क्योंकि उनको स्थिति पता चल गई थी। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी। और निष्कर्ष अगर इसमें देखें तो 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए थे। जैसे कि हमने देखा एक यूनिटी भारत में आ गई थी। हालांकि सबके जो है जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे, लेकिन काफ़ी हद तक यूनिटी देखने को मिली। लेकिन यूनिटी ही कारण बनी कि भारत में जो है हम 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो सका, क्योंकि जो यूनिटी थी वो अच्छी नहीं बन पाई जिस हद तक वो बननी चाहिए थी। जिस लेवल का ये विद्रोह था उस लेवल की यूनिटी नहीं बन पाई। ये यूनिटी ऐसे बनती कि पूरे जो है शासन, जो पूरा जो विद्रोह है एक कमांडर या एक सेनापति के हाथ में होता और पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ जब काम होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन यानी जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था विद्रोह, वो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को बो दिया, भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना को जगा दिया। तो इस तरीके से 1857 का क्रांति जो है वो कंप्लीट होता है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपके सीधे माइंड तक ये चीज़ें पहुंची होंगी, क्योंकि इतनी आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतने जो है अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इससे पहले एक और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव हमारा ये है कि हर एक स्टूडेंट जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, और एंड टाइम पर बहुत से स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते, काम करते हैं या विभिन्न तरीके के कामों में लगे हुए हैं, अन्य पढ़ाई भी करते हैं, तो उन स्थितियों में वो नहीं पढ़ पाते और एंड टाइम पर और लास्ट टाइम पर अगर उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप अच्छे नंबर इसमें ला सकें और आपको एक अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करा सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो थोड़ी लंबी होगी इसी तरीके से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। और अगर आपने इस सीरीज़ की अन्य वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप इसको पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिसमें मैंने लगभग 10-12 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरे सिलेबस को लगभग आपके कवर करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।